अगर आप लोग ये PDF नोट्स बाय करना चाहते हैं तो अभी हमारी वेबसाइट से डायरेक्ट ईजी पैसा और जैज़ कैश पेमेंट से नोट्स डाउनलोड करें। Salient features of the British Constitution. Introduction. The British Constitution is the oldest democratic system. ब्रिटिश का जो मुल्क है उसका जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो काफ़ी ज़्यादा पुराना है, यानी कि इसी मुल्क में ही डेमोक्रेटिक सिस्टम जो इस्टेब्लिश हुआ था वो काफ़ी पुराना था। ब्रिटेन इज़ कॉल्ड द मदर ऑफ डेमोक्रेसी। बेसिकली ब्रिटिश वो मुल्क था जिसने पहली दफ़ा डेमोक्रेटिक सिस्टम को यानी कि डेमोक्रेसी को डेवलप किया, बनाया। इसीलिए इसी मुल्क को ही हम कहेंगे कि ब्रिटिश जो है मदर ऑफ डेमोक्रेसी है। मदर ऑफ डेमोक्रेसी हम इसको इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इसी ने इसको डेवलप किया। इट कीप्स ग्रोइंग एंड चेंजिंग विद टाइम। ये जो सिस्टम है डेमोक्रेसी का, ये एकदम से नहीं पैदा हुआ, वक्त के साथ साथ पैदा हुआ और डिफरेंट भी होता रहा, यानी कि वक्त के साथ डेमोक्रेसी सिस्टम चेंज भी होता गया। फिर आगे आता है सम पार्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रिमेन द सेम व्हाइल अदर चेंज। कुछ हिस्से ब्रिटिश के कॉन्स्टिट्यूशन के एक जैसे रहे और कुछ चीज़ें ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन की चेंज होती गई। फिर आगे आता है मीनिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अ कॉन्स्टिट्यूशन इज़ द लॉ ऑफ अ कंट्री। मीनिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में सिंपली हमने कॉन्स्टिट्यूशन को एक्सप्लेन करना है कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है कंट्री का एक लॉ होता है जो कि मुल्क को चलाने का काम करता है, कॉन्स्टिट्यूशन की बुक। इट टेल्स हाउ द गवर्नमेंट विल वर्क, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन का ये काम होता है कि ये गवर्नमेंट को बताता है कि आपने वर्क कैसे करना है। फिर आगे लिखा है इसमें इट शोज़ राइट्स ऑफ पीपल एंड ड्यूटीज़ ऑफ द स्टेट। कॉन्स्टिट्यूशन ये बताता है कि स्टेट की क्या ड्यूटीज़ हैं, स्टेट यानी कि गवर्नमेंट की क्या ड्यूटीज़ हैं और जो इंसान उस मुल्क में रह रहे हैं उनके क्या राइट्स हैं। ये सारा कुछ कॉन्स्टिट्यूशन बताता है। इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग आती है बेसिक प्रिंसिपल। इट इज़ बेस्ड ऑन द रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ का वीडियो लेंगे, यहाँ टॉप पे आपको शो हो रहा है, आप देख सकते हैं। पूरा जो कॉन्स्टिट्यूशन है यूके का वो रूल ऑफ लॉ उसमें डाला गया है। अब रूल ऑफ लॉ में ऐसा क्या था जो कॉन्स्टिट्यूशन में डाला गया? रूल ऑफ लॉ में ये लिखा गया था नो वन पनिश्ड विदाउट बीइंग हर्ट, कि किसी भी इंसान को पनिशमेंट बगैर सुने नहीं दी जाएगी। नो पर्सन इज़ अबव द लॉ, कोई भी इंसान लॉ से ऊपर नहीं है। एवरीवन इज़ इक्वल बिफोर द लॉ, हर इंसान जो है लॉ की नज़र में बराबर ही होगा। इसके बाद हमारी नेक्स्ट हेडिंग आती है वो है नेचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि यूके का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी क्या खूबियाँ हैं। सबसे पहली हेडिंग इसमें आती है अनरिटन, यानी कि यूके का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो लिखा हुआ नहीं है। इट इज़ नॉट इन वन सिंगल डॉक्यूमेंट, कि यूके के कॉन्स्टिट्यूशन का जितना भी डाटा है एक ही जगह पे हमें नहीं मिलेगा। यही वजह है कि ये एक अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। इट कम्स फ्रॉम द लॉज, कस्टम्स एंड द कोर्ट डिसीजन। अगर हमें यूके के कॉन्स्टिट्यूशन का डाटा चाहिए तो हमें कुछ लॉज देखने पड़ेंगे, कुछ कस्टम्स को देखना पड़ेगा और कोर्ट के जो पुराने डिसीजंस हैं उनसे हेल्प लेनी पड़ेगी। तो हमने यहाँ पे कोर्ट्स का डिसीजन का नाम क्यों लिया है? क्योंकि यूके का जो कॉन्स्टिट्यूशन है और पूरा यूके का जो मुल्क है वो कोर्ट्स के डिसीजंस के अकॉर्डिंग ही चलता है, या जिसको हम कहते हैं प्रेसिडेंट्स। कोर्ट्स के पुराने डिसीजंस को कहते हैं प्रेसिडेंट्स। तो इन्हीं प्रेसिडेंट्स की मदद से पूरा यूके का मुल्क चलता है। इसी कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं कॉमन लॉ, यानी कि ये जो कॉमन लॉ है जो कि इन्होंने ईजाद किया, उस कॉमन लॉ में बाकायदा ये चीज़ मेंशन होती है कि यूके का पूरा मुल्क कोर्ट के पुराने डिसीजंस के अकॉर्डिंग चल रहा है। वैसे और भी चीज़ों से चल रहा है, कस्टम एंड लॉ से, लेकिन ज़्यादा ये लोग कोर्ट के डिसीजंस के ऊपर चलते हैं। फिर आगे आता है एवोल्यूशनरी। एवोल्यूशनरी का मतलब है कि वक्त के साथ साथ ये कॉन्स्टिट्यूशन जो है डेवलप हुआ। इट हैज़ ग्रोन स्लोली ओवर सेंचुरीज़। ये भी इसकी एक सेलिएंट फीचर है एवोल्यूशनरी, कि अभी भी ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये लगातार चेंज हो रहा है, यानी कि पहले से नहीं बल्कि अभी भी मुसलसल यूके का कॉन्स्टिट्यूशन आपको तब्दील होता ही दिखता रहेगा। इट वॉज़ नॉट मेड एट वंस, यानी कि ये एक ही दफ़ा में बनाया नहीं गया, इसको सदियाँ लगी थी बनने में। फ्लेक्सिबल, यूके का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल है, क्योंकि जो पार्लियामेंट है इट कैन ईजिली चेंज इट। पार्लियामेंट क्या है? पार्लियामेंट है एक लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट है जो क्या करता है, लॉ बनाता है। तो पार्लियामेंट बहुत आसानी से यूके के कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस इसलिए कर सकता है क्योंकि ज़ाहिर है इसमें ये लिखा हुआ कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, अनरिटन है, तो पार्लियामेंट के लिए चेंज करना आसान है, इसलिए यूके का कॉन्स्टिट्यूशन क्या हुआ, फ्लेक्सिबल हुआ। अ सिंपल मेजॉरिटी इज़ इनफ फॉर अ चेंज। यहाँ पे मेजॉरिटी क्या होती है? जब भी कोई नया लॉ बनाना है या फिर कोई ऑलरेडी मौजूद लॉ चेंज करना है, यानी कि नया लॉ बनाना है
या ऑलरेडी एग्जिस्टिंग लॉ जो मौजूद लॉ है उसको चेंज करना है, इन दोनों सिचुएशन पे पार्लियामेंट के अंदर जितने मेंबर्स बैठे होते हैं वो वोट करते हैं। अगर ज़्यादा वोट इस बात पे आ गए कि लॉ नया बना दिया जाए या फिर चेंज कर दिया जाए, फिर ही चेंज होता है लॉ या नया बनता है। लेकिन पार्लियामेंट में क्या होता है, यूके के सिस्टम में क्या होता है कि थोड़ी तादाद के लोग भी अगर वोट करें तब भी लॉ को तब्दील कर दिया जाता है। इतनी कोई ख़ास रिस्ट्रिक्शन नहीं होती, यानी कि कोई ख़ास अमाउंट नहीं लिखी गई होती कि इतने बंदे अगर वोट करेंगे तो लॉ बनेगा। कम वोट पे भी लॉ बना दिया जाता है। फिर आगे आता है बेस्ड ऑन कन्वेंशन। यूके का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कन्वेंशन से भी बना है। मैनी रूल्स और अनरिटन प्रैक्टिसेस, कन्वेंशनों को कहते हैं अनरिटन प्रैक्टिसेस, यानी कि बेसिकली कन्वेंशन एक ऐसा मीटिंग होती थी जो एक फ़िक्स जगह पे रखी जाती थी जहाँ पे मुल्क के तमाम बड़े हेड्स आके मिलते थे और किसी मसले को या किसी इशू को डिस्कस करते थे और उसके ऊपर लॉ भी बनते थे। तो इसको कहते हैं कन्वेंशन। तो ये जो कन्वेंशन है ये सदियों से चले आ रहे हैं और यूके जो है कन्वेंशंस के अकॉर्डिंग भी वर्क करता है। फिर आगे लिखा है दे आर फॉलोड तो नॉट इन्फोर्सेबल बाय लॉ। यहाँ पे ये कह रहे हैं कि यूके फॉलो इनको करते ज़रूर है कन्वेंशंस को, लेकिन इनको लॉ की तरह लोगों पे लागू नहीं कराते। जैसे कि लॉ होता है ना कि कोई बना हुआ लॉ है लोगों पे लागू कराया जाता है, लेकिन कन्वेंशंस नहीं लागू कराए जाते। कन्वेंशंस में अगर कोई लॉ बनाया गया तो उसकी रिस्पेक्ट ज़रूर की जाएगी, उस पर अमल ज़रूर किया जाएगा, लेकिन लोगों पर लागू कराना ज़रूरी नहीं है कन्वेंशंस को। फिर आगे आता है मिक्स्ड कॉन्स्टिट्यूशन। हमें यूके के अंदर 3 तरह की चीज़ें देखने को मिलेगी, इसलिए इसको मिक्स्ड कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं कि इसमें एक मोनार्ची सिस्टम भी मिलेगा, यानी कि इसमें किंग्स एंड क्वींस का भी पूरा रोल अदा होगा। उसके अलावा एरिस्टोक्रेसी मिलेगी। एरिस्टोक्रेसी का मतलब है कि इधर आपको हाउस ऑफ लॉर्ड्स के भी लोग मिलेंगे। हाउस ऑफ लॉर्ड्स और हाउस ऑफ कॉमन क्या है? बेसिकली यूके का जो पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट की वीडियो का लिंक ये है, यूके का जो पार्लियामेंट है उसमें 2 हाउसेज हैं। एक अपर हाउस का नाम है हाउस ऑफ लॉर्ड्स और लोअर हाउस का नाम है हाउस ऑफ कॉमन्स। कॉमन्स का मतलब ये है कि पार्लियामेंट का ये जो लोअर हाउस है इसमें लोग वोट लेके बैठ सकते हैं, लेकिन अपर हाउस का मतलब ये है कि इसमें विरासत में उनके बच्चों को कुर्सी मिलती है, यानी कि यहाँ पे जो लॉर्ड्स बैठे होते हैं जब फोत हो जाते हैं तो उनके बेटों को सीट्स मिल जाती है। तो ये सिस्टम होता है एरिस्टोक्रेसी का सिस्टम। तो हाउस ऑफ लॉर्ड्स का सिस्टम भी देखने को आपको मिलेगा। फिर उसके बाद डेमोक्रेसी सिस्टम भी होगा, यानी कि हाउस ऑफ कॉमन्स जो मौजूद है वहाँ पे नॉर्मली लोग वोट लेके भी आके बैठ सकते हैं। तो इस तरह से 3 डिफरेंट चीज़ें हमें देखने को यहाँ मिलती हैं, इसलिए हम इस पे हेडिंग दे सकते हैं मिक्स्ड कॉन्स्टिट्यूशन की। फिर नेक्स्ट हेडिंग इसमें आती है सेलिएंट फीचर की, वो है फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट। हमें यूके के अंदर तकरीबन यूनिटरी टाइप की गवर्नमेंट मिलेगी। यूनिटरी गवर्नमेंट क्या होती है, यूनिटरी में पहले समझा देते हैं यूनिटरी क्या होता है। यूनिटरी गवर्नमेंट में क्या होता है कि एक ही सेंट्रल गवर्नमेंट के पास सारी पावर्स होती हैं और बाकी के जो इलाके हैं उनके पास कोई पावर्स नहीं होती। सेंट्रल गवर्नमेंट ही अपनी पावर्स उन इलाकों को दे रही होती है कि वो खुद को चला सकें। ये होता है यूनिटरी सिस्टम। एक और दूसरा सिस्टम भी है, वो दूसरा सिस्टम होता है फेडरल सिस्टम। फेडरल सिस्टम में क्या होता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ साथ जितनी पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है उतनी ही पावर्स उन छोटे इलाकों की गवर्नमेंट के पास होती है, और सेंट्रल गवर्नमेंट उन छोटी गवर्नमेंट से वो पावर्स ले भी नहीं सकती फेडरल सिस्टम में। लेकिन अगर हम यूनिटरी की बात करें तो यूनिटरी गवर्नमेंट में सेंट्रल गवर्नमेंट ही मेन हेड होती है, उसी के पास ही सारी पावर्स होती हैं। इसीलिए यूके के अंदर जो पार्लियामेंट है वो यूनिटरी गवर्नमेंट का पूरा रोल निभाती है, यानी कि पार्लियामेंट ही बेसिकली मेन इंचार्ज है जो कि सारे डिपार्टमेंट्स को कंट्रोल कर रही होती है। यहाँ तक कि जो जजेस हैं वो भी पार्लियामेंट के बने हुए लॉ को नहीं चैलेंज कर सकते। चैलेंज का मतलब ये कि पार्लियामेंट अगर कोई लॉ बना रही है तो जजेस पार्लियामेंट से सवाल नहीं कर सकते कि आपने ये लॉ क्यों बनाया। तो इसी से हमें आइडिया हो जाता है कि पार्लियामेंट बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है यूके की। तो यहाँ पे हमें यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट मिलती है। फिर आगे आ जाता है पार्लियामेंट्री सिस्टम। यूके के अंदर पार्लियामेंट्री सिस्टम होता है। पार्लियामेंट्री सिस्टम में क्या होता है कि पार्लियामेंट के अंदर से ही जो मेंबर्स होते हैं उन्हीं मेंबर्स के अंदर से ही किसी बंदे को एज अ प्राइम मिनिस्टर चुना जाता है। यही सेम मेथड पाकिस्तान में भी है। प्राइम मिनिस्टर चुना जाता है और प्राइम मिनिस्टर के बाकी के जो मिनिस्टर्स हैं वो भी इसी पार्लियामेंट से चुने जाते हैं। ठीक है, तो अब होता क्या है कि पार्लियामेंट क्या है, लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट जो कि लॉ बनाता है। फिर आता है एग्जीक्यूटिव जो कि गवर्नमेंट को चलाता है। तो पार्लियामेंट के बंदे
सिलेक्ट होकर एग्जीक्यूटिव में बैठते हैं। तो इस तरह से क्या होता है, पार्लियामेंट और एग्जीक्यूटिव मिल के चल रहे होते हैं, इसको हम कहते हैं पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में आपने दो हाउसेस का जिक्र करना है कि पार्लियामेंट के पास दो हाउस है, एक हाउस ऑफ कॉमन और एक हाउस ऑफ लॉर्ड्स, एंड द किंग एंड द क्वीन आर अब किंग और क्वीन का भी रोल अदा होता है, बट इनके पास पावर्स बड़ी कम होती हैं। तो पार्लियामेंट्री सिस्टम में आप फर्दर ये भी बता सकते हैं कि जो प्राइम मिनिस्टर और बाकी के मिनिस्टर जो चुने जाते हैं वो भी पार्लियामेंट के अंदर से ही मेंबर्स को चुना जाता है एज अ मिनिस्टर एंड प्राइम मिनिस्टर। फिर आता है लिमिटेड मोनार्ची की हेडिंग। लिमिटेड मोनार्ची का मतलब ये है कि जो किंग्स हैं और जो क्वींस हैं यूके के, उनके पावर्स बहुत ज़्यादा कम हैं। तो किंग्स एंड क्वींस को कंबाइन में हम कहते हैं क्राउन। तो जो क्राउन है वो कोई भी एक्शन खुद नहीं कर सकता। अगर कुछ भी करना है क्राउन को तो मिनिस्टर से परमिशन लेनी पड़ेगी। ये किन मिनिस्टर्स की बात हो रही, उन्हीं मिनिस्टर्स की जिनको पार्लियामेंट से चुना गया था एज अ मिनिस्टर्स एंड प्राइम मिनिस्टर। तो उन्हीं मिनिस्टर से पूछ के ही किंग्स एंड क्वींस एक्शंस कर सकते हैं। तो इस तरह से इनकी पावर्स किंग्स एंड क्वींस की बहुत कम है। फिर नेक्स्ट हेडिंग आती है सेलिएंट फीचर के अंदर, वो है गवर्नमेंटल मैकेनिज्म। गवर्नमेंटल मैकेनिज्म का मतलब ये है कि किस तरह की गवर्नमेंट सिस्टम हमें यूके के अंदर देखने को मिलता है। तो सबसे पहले आता है सॉवरेनिटी ऑफ पार्लियामेंट, कि पार्लियामेंट यूके की सबसे ज़्यादा सुप्रीम है, सबसे ज़्यादा बड़ी है, इसे कोई सवाल नहीं पूछ सकता कि आपने ऐसे लॉ क्यों बनाए। इसलिए यूके की जो पार्लियामेंट है वो बहुत ज़्यादा सुप्रीम है। तो यहाँ पर यही लेके पार्लियामेंट इज़ सुप्रीम। इट कैन मेक और कैंसिल एनी लॉ, ये जब दिल चाहे कोई भी नया लॉ बना सकती है या जब दिल चाहे कोई भी लॉ ख़त्म भी करा सकती है। फिर आता है बाइकैमरल लेजिस्लेचर। बाइकैमरल का मतलब ये है कि जो पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट क्या है, लेजिस्लेटिव ब्रांच है, लॉ बनाने वाला इदारा है। तो ये लॉ बनाने वाला इदारा बाइकैमरल है। बाइकैमरल का मतलब ये है कि इसमें दो हाउसेज होंगे, एक अपर हाउस और एक लोअर हाउस। अगर एक हाउस होता है तो हम उसके लिए कहते हैं लफ्ज़ यूनिकैमरल, लेकिन अगर दो हाउसेज हैं तो हम यूज़ करेंगे लफ्ज़ बाइकैमरल। अब बाइकैमरल है तो हमें यहाँ पे ये दो हाउसेज मिलेंगे, तो आपने हाउस ऑफ लॉर्ड्स एंड हाउस ऑफ कॉमन्स का इसमें डिस्कस कर देना है। फिर आगे आता है इंडिपेंडेंट जुडिशरी। जजेस जो हैं वो पॉलिटिक्स से तो आज़ाद ज़रूर होते हैं, लेकिन पार्लियामेंट जो है जब दिल चाहे जजेस को रिमूव कर सकती है। पार्लियामेंट का कंट्रोल हर किसी डिपार्टमेंट पे होगा, लेकिन जो जजेस हैं वो पॉलिटिक्स से दूर रह सकते हैं, यानी कि पॉलिटिक्स के जितने बंदे हैं वो जजेस के मामलात में इंटरफेयर नहीं करेंगे, लेकिन पार्लियामेंट कर सकती है। जैसे मैंने बताया कि पार्लियामेंट बहुत ज़्यादा पावरफुल है यूके के अंदर। फिर आता है हमारे पास मिनिस्टेरियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। मिनिस्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट। क्यों मिनिस्टर्स जो है रिस्पॉन्सिबल हैं पार्लियामेंट को? पहले तो अब इस लफ्ज़ रिस्पॉन्सिबल का मतलब समझते हैं। जितने भी मिनिस्टर्स हैं जो कि मुल्क को चला रहे होते हैं यूके के, तो इनको जवाब भी देना पड़ता है इन मिनिस्टरों को, पार्लियामेंट को। यानी कि पार्लियामेंट इनसे सवाल पूछ सकती है कि आपने फ़लाँ एक्शंस क्यों किए, क्योंकि यही मिनिस्टर्स इसी पार्लियामेंट के अंदर से चुने गए थे। इसीलिए ये सारे मिनिस्टर्स जवाबदेह हैं इस पार्लियामेंट को। दे मस्ट रिज़ाइन इफ़ दे लॉस्ट इज ट्रस्ट। अब होता क्या है कि पार्लियामेंट के अंदर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पास किया जाता है। अब ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस क्या है? दो वोट्स होते हैं, एक होता है वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, दूसरा है वोट ऑफ कॉन्फिडेंस। अगर पार्लियामेंट को ट्रस्ट है कि मिनिस्टर सारे अच्छे से काम कर रहे हैं तो वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस पास करेंगे, और जिन लोगों को लगता है पार्लियामेंट के अंदर कि मिनिस्टर्स अच्छे से काम नहीं कर रहे तो वो कहेंगे वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पास करेंगे। तो यहाँ पे दो बातें की जा रही हैं कि पार्लियामेंट के अंदर से ही मिनिस्टर्स के ऊपर और प्राइम मिनिस्टर के ऊपर बाकायदा वोटिंग होगी। अगर ज़्यादा वोट इस बात पे आ गए कि हमें इन पे कॉन्फिडेंस नहीं रहा तो उसको कहेंगे वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस। अगर ज़्यादा वोट इस तरह का आ गया पार्लियामेंट के अंदर तो सारे मिनिस्टर्स और प्राइम मिनिस्टर को उसी वक्त ही जॉब से रिज़ाइन कर देना चाहिए। लेकिन अगर वोट ऑफ कॉन्फिडेंस कम हुए और वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ज़्यादा हुए, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस का मतलब यह है कि पार्लियामेंट को पूरा कॉन्फिडेंस है उन मिनिस्टर्स पे और प्राइम मिनिस्टर पे, तो फिर ये जॉब नहीं जोड़ेंगे। तो ये एक प्रॉपर सिस्टम इस्टेब्लिश्ड है इसके अंदर। फिर आगे आता है अडॉप्शन ऑफ डॉक्ट्राइन्स। अडॉप्शन ऑफ डॉक्ट्राइन्स का मतलब ये है कि यूके के अंदर सेपरेशन ऑफ पावर भी मौजूद है, लेकिन यूके के अंदर जो सेपरेशन ऑफ पावर है वो उतनी ज़्यादा नहीं है जितने कि यूएसए के मुल्क में है। यानी कि यूएसए के मुल्क में सेपरेशन ऑफ पावर पे बहुत सख्ती से अमल किया जाता है, यूके के अंदर नहीं होता अमल।
नॉट कम्प्लीट बट अ लिटल सेपरेट, कि यूके के जितने भी डिपार्टमेंट हैं वो मुकम्मल तौर पे कम्प्लीटली अलग एक दूसरे से नहीं है, सारे एक दूसरे पे कंट्रोल रख रहे हैं। ख़ास तौर पे जो मेन पार्लियामेंट है, जो मेन हेड है, उसका तो कंट्रोल हर किसी पे है। तो यहीं से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सेपरेशन ऑफ पावर उतनी ज़्यादा यूके में मौजूद नहीं है। एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर ऑफन शेयर पावर, जैसे मैंने पहले बता दिया कि लेजिस्लेटिव ब्रांच के अंदर से ही एग्जीक्यूटिव को चुना जाता है। यहाँ पे लेजिस्लेटिव ब्रांच क्या था? पार्लियामेंट। पार्लियामेंट के अंदर से ही एग्जीक्यूटिव के बंदों को, जैसे कि प्राइम मिनिस्टर और मिनिस्टरों को चुना जाता है। इसीलिए दोनों की पावर्स भी एक जैसी हैं, यानी कि दोनों मिल के ही हुकूमत को चला रहे होते हैं। तो यही से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सेपरेशन ऑफ पावर इतनी ज़्यादा यूके में नहीं अमल की जाती। फिर आता है चेक्स एंड बैलेंस। नो लॉ विदाउट किंग सिग्नेचर, दिस इज़ हाउ लॉज आर चेक। यहाँ पे ये कह रहे हैं कि पार्लियामेंट जो भी लॉ बनाएगी, पार्लियामेंट जब भी लॉ बनाती है, उस लॉ के नीचे लाजमी किंग का सिग्नेचर होना चाहिए। अगर किंग का सिग्नेचर नहीं है तो वो लॉ बन ही नहीं सकेगा। ये एक तरीका है लॉस को चेक करने का, लॉस को कंट्रोल में रखने का। अगर किंग्स ने साइन नहीं किया तो फिर वो चीज़ लॉ बन नहीं सकेगी। तो इस तरह से लॉ पे कंट्रोल किया जाता है। नो ऑर्डर ऑफ किंग वैलिड विदाउट मिनिस्टर्स एडवाइस, दिस इज़ हाउ मोनार्ची इज चेक्ड। और यहाँ पे किंग्स एंड क्वींस को भी चेक किस तरह से किया जाता है कि जो भी किंग या क्वीन कोई भी ऑर्डर दे किसी भी बंदे को, उस ऑर्डर पे अमल तब ही किया जाएगा जब मिनिस्टर्स से बाकायदा किंग एडवाइस ले कि मैं ये चीज़ करना चाहता हूँ। यानी कि किंग जो चीज़ करना चाहता है वो प्रॉपर्ली मिनिस्टर से एडवाइस ले, उसी के बाद ही किंग वो एक्शन कर सकता है। तो इस तरह से क्या होगा कि हम मोनार्ची में, यानी कि जो किंग्स एंड क्वींस हैं, उन पे भी चेक रख सकते हैं। फिर आगे आता है जुडिशरी इज़ फ्री बट कैन बी चेक्ड बाय द पार्लियामेंट, दिस इज़ हाउ पार्लियामेंट चेक्स ऑन जुडिशरी। जजेस आज़ाद ज़रूर है लेकिन पार्लियामेंट उन पे चेक ज़रूर रखती है। इस तरह से पार्लियामेंट जजेस के सारे मामलात पे चेक रखती है। फिर आगे आता है फंडामेंटल राइट्स। राइट्स वो रिकग्नाइज्ड ओवर टाइम, यानी कि जो राइट्स हैं वो एकदम से नहीं यूके में आए। इसकी अगर हम हिस्ट्री देखें तो मैग्नी कार्टा एंड बिल ऑफ राइट्स जैसे डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स के अंदर आपको फंडामेंटल राइट्स और ह्यूमन राइट्स का जिक्र देखने को मिलेगा। तो इसलिए हमने यहाँ पे बताना है कि राइट्स वर रिकग्नाइज्ड ओवर टाइम, यानी कि वक्त के साथ साथ इंसानों के राइट्स की पहचान होना शुरू हुई। रिकग्नाइज का मतलब है पहचान होना शुरू हुई थोड़ा वक्त के साथ। तो इसमें मैग्नी कार्टा एंड बिल ऑफ राइट्स को आप डिटेल में भी लिख सकते हैं। मैंने सिर्फ यहाँ पे वन लाइन लिखी है कि मैग्नी कार्टा ने शुरू में पहली दफ़ा राइट्स देना स्टार्ट कर दिए, बिल ऑफ राइट्स ने भी राइट्स दी और इसी बिल ऑफ राइट्स की वजह से पार्लियामेंट बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई। फिर आगे आता है रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ ने क्या सिखाया हमें कि हर इंसान जो है लॉ की नज़र में बराबर है और कोई भी इंसान लॉ से ऊपर नहीं है और हर इंसान को बराबर ट्रीट किया जाएगा लॉ की नज़र में। पॉलिटिकल एक्टिविटी की अगर बात करें तो यूके के अंदर भी यही कहा गया है कि जो इंसान 18 साल का है वो वोट दे सकता है। फिर आगे आता है टू पार्टी सिस्टम। यूके के अंदर भी टू पार्टी सिस्टम मौजूद है। एक पार्टी वहाँ पे कंजर्वेटिव पार्टी है, दूसरी है वहाँ पे लेबर पार्टी। फिर आता है डायरेक्ट इलेक्शंस। यूके के अंदर भी डायरेक्ट इलेक्शंस की भी ऑप्शन है। पीपल डायरेक्टली इलेक्ट रिप्रेजेंटेटिव्स, कि ये अपने पसंदीदा बंदे को वोट दे सकते हैं। फिर आगे आता है सिंगल सिटीजनशिप। यूके के अंदर सिर्फ सिंगल सिटीजनशिप होती है जैसे कि पाकिस्तान में। ऑल सिटीजन्स आर ब्रिटिश ओनली। फिर आता है कैप इन थ्योरी एंड प्रैक्टिस। इन थ्योरी द किंग इज सॉवरेन। थ्योरी का मतलब ये है कि किताबों में और कहानियों में ये कहा जाता है कि किंग सबसे ज़्यादा पावरफुल है। अगर हम रियल लाइफ की बात करें तो फ़िलहाल किंग की जगह पार्लियामेंट सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। फिर आगे आता है स्पेशल फीचर्स। स्पेशल फीचर्स क्या हैं यूके के कॉन्स्टिट्यूशन के? उसमें आता है रॉयल प्रेरोगेटिव्स। प्रेरोगेटिव्स का मतलब ये है कि वो स्पेशल पावर्स जो आज भी किंग्स एंड क्वींस के पास मौजूद हैं उनको हम कहेंगे रॉयल प्रेरोगेटिव्स। स्पेशल पावर्स ऑफ द क्राउन यूज्ड ओनली ऑन द एडवाइस ऑफ मिनिस्टर्स, यानी कि ये वो पावर्स हैं जो अभी भी किंग्स एंड क्वींस के पास हैं, लेकिन इन पे तब भी अगर कोई किंग एंड क्वीन अमल करना चाहता है तो उनको मिनिस्टरों से पहले एडवाइस लेनी पड़ेगी। मिनिस्टर के एडवाइस के बाद ही जो किंग्स एंड क्वींस हैं वो अपनी इन पावर्स को यूज़ कर सकते हैं। फिर आगे आता है नो सिंगल क्रिएटर। नो सिंगल क्रिएटर का मतलब ये है कि किसी एक बंदे ने यूके के कॉन्स्टिट्यूशन को डेवलप किया ही नहीं, इसको सदियां लग गई थी बनने में। इट डेवलप्ड स्लोली, नो पर्सन रोड इट एट वंस, कि ये डेवलप स्लोली हुआ और किसी पर्सन ने इसको एकदम नहीं बनाया।
फिर आगे आता है कॉन्ट्रास्ट इन थ्योरी एंड रियलिटी। इसमें ये बताया गया है कि किताबों में और कहानियों में ये कहा जाता है कि किंग सबसे ज़्यादा सॉवरेन है, इसके पास पावर्स हैं। अगर हम रियलिटी और हकीकत की बात करें तो पार्लियामेंट सबसे ज़्यादा पावरफुल है इस वक्त यूके के अंदर। फिर आगे आ जाता है कंक्लूजन। कंक्लूजन में जो भी ऊपर पड़ा होता है उसी को शॉर्ट करके 4 लाइनों में लिखना है। अगर आप सब मूवी के स्टाइल की तरह यूके एंड यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन की वीडियो देखना चाहते हैं तो अभी दूसरे चैनल को सब्सक्राइब करें।